कल्पना करो सभी लोगों की। इस आदमी को नहीं पता कि वह किस मुसीबत में है, जबकि मादुरो भीड़ के सामने इमेजिन गा रहा है। कुछ बदल गया 24 नवंबर 2025 के दिन। आधिकारिक रूप से एक नामांकन लागू हो गया। ये सिर्फ 3 अक्षर हैं, लेकिन ये मादुरो को उसी चीज में बदल देते हैं जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। और जब आप देखेंगे कि ये 3 अक्षर अमेरिका को क्या करने की इजाजत देते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मादुरो ट्रंप से बात करने की भीख क्यों मांग रहे हैं। शांति शांति शांति। ये 3 अक्षर हैं विदेशी आतंकवादी संगठन, जिसका मतलब है विदेशी आतंकवादी संगठन। 16 नवंबर को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की कि लॉस सोल्स कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इस कार्टेल का नेता निकोलास मादुरो है। अब आप सोच रहे होंगे, मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, तो वो आतंकवादी कार्टेल के नेता कैसे हो सकते हैं? यही असली चाल है। अमेरिका ने मादुरो को वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति मानना बंद कर दिया है। अब वे अमेरिकी नजर में शासक नहीं हैं। वह एक आपराधिक संगठन चलाते हैं जो देश और ड्रग्स की तस्करी नियंत्रित करता है। वह अन्य आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं, जैसे ट्रेम दे अरागुआ और सिनालोआ कार्टेल, और राजनीतिक उपकरण के रूप में हिंसा का उपयोग करते हैं। और जब आप किसी को राज्य प्रमुख के बजाय आतंकवादी नेता के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। देखिए, जब आप किसी देश के राष्ट्रपति होते हैं, भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका आपको पसंद न करे, कुछ सीमाएं होती हैं, कूटनीतिक प्रोटोकॉल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष पर हमले के गंभीर राजनीतिक परिणाम होते हैं। लेकिन जब आपको एक आतंकवादी संगठन के नेता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये सीमाएं गायब हो जाती हैं। सबसे पहले क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो मादुरो को भौतिक समर्थन देती है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय अपराध करती है। इसमें उनके साथ व्यापार, पैसे ट्रांसफर और उपकरण देना शामिल है। अगर मानवीय सहायता गलत हाथों में जाए तो वह भौतिक समर्थन बन सकती है। दूसरा कारण यह है कि मेडुरो की अमेरिका की जमीन पर या उन बैंकों में जो अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के साथ काम करते हैं, उनकी सारी संपत्तियां तुरंत फ्रीज कर दी जाती हैं। और आखिरी बात, मेडुरो और लॉस सोल्स कार्टेल से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए अमेरिका में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। अगर वे वहां हैं तो डिपोर्ट या गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो खेल बदल देती है वही है, विदेशी आतंकवादी संगठन का नामांकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को आतंकवादी संगठन के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने का अधिकार देता है। कांग्रेस से अनुमति मांगे बिना ट्रंप वेनेजुएला में कार्टेल की संपत्तियों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। और चूंकि मादुरो इस नामांकन के अनुसार कार्टेल के नेता हैं, इसलिए वेनेजुएला सरकार की हर चीज को कार्टेल की संपत्ति माना जा सकता है। मैं सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों, सरकारी इमारतों की बात कर रहा हूं, यहां तक कि राष्ट्रपति निवास भी। ट्रंप ने यह बात रविवार 17 नवंबर को स्पष्ट रूप से कही थी। जब पूछा गया कि क्या विदेशी आतंकवादी संगठन नामांकन वेनेजुएला में हमलों की इजाजत देगा, तो उन्होंने कहा, हम मादुरो की संपत्तियों और बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, क्योंकि उसके पास वेनेजुएला के अंदर सैन्य संपत्तियों या बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्य हैं, यह हमें अनुमति देता है, लेकिन हमने नहीं कहा कि करेंगे। हम मादुरो के साथ कुछ चर्चाएं कर सकते हैं और देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है। वे बात करना चाहेंगे। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर आप मादुरो के पिछले 2 हफ्तों के व्यवहार को देखें तो साफ है कि उसने संदेश समझ लिया है। कोई पागलपन वाली जंग नहीं, ये कोई पागलपन वाली जंग नहीं है, ये कोई पागलपन वाली जंग नहीं है, ये कोई पागलपन वाली जंग नहीं है, ये पागलपन वाली जंग नहीं है। 18 नवंबर को रूबियो की घोषणा के 3 दिन बाद
मादुरो वेनेजुएला के सरकारी टेलीविजन पर अंग्रेजी में एक संदेश लेकर आए। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, हाँ शांति, हाँ शांति। उन्होंने शांति की मांग की। जिन्होंने महीनों तक ट्रंप को साम्राज्यवादी कहा, जिन्होंने कहा कि वेनेजुएला मौत तक प्रतिरोध करेगा। हिम्मत मत करना, हिम्मत मत करना, क्योंकि जवाब उत्तर अमेरिकी साम्राज्य की शुरुआत और अंत हो सकता है। हिम्मत मत करना। जो शांत है उसे वैसे ही रहने दो। मैं शांति प्रिय हूं। उसने 2 लाख सैनिक जुटाए और संघर्ष का वादा किया। अचानक अब बात करना चाहता है? डर जरूर, पर यही एक वजह नहीं थी। 15 नवंबर को मिरांडा में एक रैली के दौरान मादुरो ने वहां बड़ी भीड़ के सामने कुछ अजीब किया। उसने जॉन लेनन का इमेजिन गाया, जो दुनिया का सबसे मशहूर शांति गीत है। इमेजिन ऑल द पीपल लिविंग लाइफ इन पीस। भीड़ ने तालियां बजाईं। सरकार ने वीडियो जारी किया। मादुरो ने खुद को शांति प्रिय बताया, लेकिन जब वह जॉन लेनन का गाना गा रहे थे, 15,000 अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला को घेर रहे थे। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घातक विमान वाहक पोत है, वेनेजुएला के तट से 500 किलोमीटर दूर तैनात था। F-35 लड़ाकू विमान प्यूर्तो रिको में तैनात थे। अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक कैरिबियन में गश्त कर रहे थे। यह क्षेत्र में पनामा पर 1989 में हुए हमले के बाद से सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य तैनाती थी, और मादुरो को इसका पता था। उसे पता था कि FTO नामांकन आ रहा है, और उसे पता था कि इसका क्या मतलब है। इसीलिए उसने हम अंत तक मुकाबला करेंगे की बात से अपना बयान बदलकर इमेजिन ऑल द पीपल शेयरिंग ऑल द वर्ल्ड कर दिया। लेकिन और भी है, बहुत कुछ है। नवंबर की शुरुआत में आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकवादी संगठन नामित किए जाने की घोषणा से पहले ही मादुरो ने वेनएप नाम का एक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 2022 से था और सार्वजनिक सेवाओं की समस्याओं की रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था, पानी की कमी, बिजली की कमी और ऐसी ही दूसरी चीजों के लिए। लेकिन नवंबर 2025 में इसे फिर से डिजाइन किया गया। अब वेनएप का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों की शिकायत करने के लिए किया जाता है। मादुरो ने सैन्य अधिकारियों को ऐप की निगरानी का आदेश दिया और जनता से सुनी या पढ़ी गई बातों की रिपोर्ट करने को कहा। यह एक जन निगरानी प्रणाली है, एक मुखबिरी करने वाला ऐप है। मकसद साफ है। मादुरो को डर है कि अमेरिकी उसे अंदर से गिराने की कोशिश करेंगे। उसे तख्ता पलट का डर है। उसे डर है कि उसके अपने जनरल जब घेरा कसेगा तो उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए उसने जनता को जासूस और माहौल पागलपन का बना दिया है, और यह काम करता है। मानवाधिकार समूहों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इस ऐप से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने, मनमानी गिरफ्तारी और आलोचकों को चुप कराने का खतरा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि मादुरो ने क्या किया, बल्कि यह थी कि कोलंबिया ने क्या किया। 19 नवंबर को ब्लूमबर्ग ने खबर दी कि कोलंबियाई सरकार मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए एक समझौते पर बातचीत कर रही है। हाँ, कोलंबिया, वह देश जो इस क्षेत्र में मादुरो का सबसे करीबी सहयोगी था। कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो, जो वामपंथी हैं, जो कभी गुरिल्ला थे, जिन्होंने हमेशा लैटिन अमेरिका में समाजवादी शासन का समर्थन किया है, वे मादुरो की विदाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रस्ताव सीधा है, मादुरो इस्तीफा दें, एक अंतरिम सरकार सत्ता संभाले और नए चुनाव कराए जाएं, और बदले में मादुरो को जेल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें माफी मिल जाएगी। कोलंबिया इस समाधान को इसलिए पसंद करता है क्योंकि दूसरा विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका और भी बुरा है। वेनेजुएला पर हमला करना, और अगर ऐसा होता है तो लाखों शरणार्थी सीमा पार करके कोलंबिया आ जाएंगे। कोलंबिया की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और देश अनचाही जंग में फंस जाएगा। तो पेत्रो मादुरो को शांति से बाहर जाने के लिए मना रहे हैं। यह कि कोलंबिया ने भी साथ छोड़ दिया समस्या की गंभीरता दिखाता है।
अब सवाल जो आप शायद खुद से पूछ रहे हैं वह है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन क्या वे हमला करेंगे? और इसका जवाब है, यह निर्भर करता है। संख्याओं पर नजर डालें। अमेरिका के पास क्षेत्र में 15,000 सैनिक हैं, जो काफी ज्यादा है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर आक्रमण के लिए पर्याप्त नहीं है। जब अमेरिकियों ने पनामा पर 1989 में आक्रमण किया था, तो उन्होंने 27,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया था, और पनामा वेनेजुएला की तुलना में बहुत छोटा है। जब उन्होंने 1994 में हैती पर कब्जा किया, तो उन्होंने 25,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया। वेनेजुएला की नियमित सेना में 1.25 लाख सैनिक हैं, और मादुरो के अनुसार 8 मिलियन से ज्यादा मिलिशिया हैं। शायद यह आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन अगर आधा भी सही हो तो भी यह बहुत बड़ी सेना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास आक्रमण के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। वे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, वे वेनेजुएला की वायुसेना को नष्ट कर सकते हैं, वे सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं, वे बंदरगाहों को ब्लॉक कर सकते हैं और तेल निर्यात को रोक सकते हैं। सबसे अहम बात, वे मादुरो को हटा सकते हैं, क्योंकि एफटीओ नामांकन के साथ मादुरो एक वैध लक्ष्य बन जाता है, जैसे ओसामा बिन लादेन, अल बगदादी, सुलेमानी थे। और आज ये तीनों कहाँ हैं? ट्रंप विशेष बलों को मादुरो को पकड़ने या मारने का आदेश दे सकते हैं, और इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर पहले ही $50 मिलियन का इनाम रखा है, और डियोसदादो काबेलो, वेनेजुएला के गृह मंत्री और लॉस सोल्स कार्टेल के कथित सैन्य नेता पर $25 मिलियन का इनाम रखा है। उन्हें वेनेजुएला पर कब्जा करने की जरूरत नहीं, वे सिर्फ मादुरो को बाहर कर सकते हैं ताकि शासन बदल सके। लेकिन एक समस्या है, वेनेजुएला आसान नहीं होगा। वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। उनके पास रूसी मूल्य के S-300 VM मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें 250 किलोमीटर दूर तक विमानों को गिरा सकती हैं। वे काराकास और वेनेजुएला के तट पर एक ढाल बनाते हैं। अमेरिकियों को इस सिस्टम में घुसने के लिए F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रडार से अदृश्य होते हैं, और फिर भी यह जोखिम भरा होगा। इसके अलावा रूस भी मदद कर रहा है। रूसी तकनीशियनों ने वेनेजुएला का रक्षा सिस्टम फिर से शुरू किया। रूस ने नए मिसाइल भेजे हैं, और ऐसी खबरें हैं कि रूसी सैन्य ठेकेदार, जो पहले वागनर समूह के सदस्य थे, वेनेजुएला में उच्च मूल्य के लक्ष्यों की सुरक्षा कर रहे हैं। रूस वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ दबाव मानता है। जैसे अमेरिकी यूक्रेन का समर्थन करते हैं, वैसे ही रूसी वेनेजुएला का समर्थन करते हैं। यह एक प्रॉक्सी युद्ध है, और चीन भी इसमें शामिल है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऋणदाता है। बीजिंग काराकास को तेल के बदले अरबों डॉलर उधार देता है। अगर मादुरो गिरते हैं तो चीन को नुकसान होगा। इसीलिए चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा है। इसीलिए चीन मादुरो को सत्ता में बनाए रखने के लिए आर्थिक समर्थन दे रहा है। तो हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन यह एक आसान ऑपरेशन नहीं होगा। और यह हमें आखिरी सवाल पर लाता है, अभी क्यों? यह बढ़ोतरी ठीक इसी समय क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब 3 हिस्सों में है। पहला कारण है ट्रंप का फिर से चुनाव लड़ना। ट्रंप हमेशा से मादुरो को सत्ता से हटाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पहली राष्ट्रपति अवधि में, यानी 2017 से 2021 के बीच कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अब वह वापस आ गए हैं और काम को पूरा करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर पेंटागन में बदलाव। 5 सितंबर 2025 को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा विभाग का नाम बदलकर फिर से युद्ध विभाग कर दिया गया। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, यह सिद्धांत में बदलाव है। रक्षा विभाग का मतलब है एक प्रतिक्रियात्मक रुख। आप अपनी रक्षा करते हैं, आप सुरक्षा करते हैं, आप व्यवस्था बनाए रखते हैं। वहीं युद्ध विभाग का मतलब है आक्रामक रुख। आप हमला करते हैं, आप जीतते हैं, आप नियम बदलते हैं। और पीट रैक्सेथ, युद्ध सचिव,
ने यह बात साफ कर दी जब उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग का युग खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जीत के लिए लड़ेगा, हार से बचने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि ध्यान अधिकतम घातकता पर है, न कि हल्की फुल्की वैधता पर अवैधता पर। यही मानसिकता ऑपरेशन लांसाडुसुल का मार्गदर्शन कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मादुरो पर लगाया गया यह नया नामांकन अमेरिका को वेनेजुएला पर हमला करने से रोकने वाली सभी कानूनी बाधाओं को हटा देता है। अब ट्रंप वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं और उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और मादुरो यह बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बात बदल ली है। जॉन लेनन के गाने गाते हैं और शांति की अपील करते हैं। कोलंबिया भी अब उनकी सत्ता से हटने के लिए बातचीत कर रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए। और अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कार्रवाई करेगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब और कैसे करेगा, क्योंकि घेरा कस चुका है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई वेनेजुएला पर हमला करेंगे या यह सिर्फ मादुरो को हटाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे कैरिबियन में क्या हो रहा है यह समझने की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस संकट पर आने वाले अगले वीडियो मिस न करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।